हेलो फ्रेंड्स, मैं गोलू शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है NS बोनाफाइड। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। काफ़ी लंबी समयावधि के बाद मुझे आप सभी से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे, इसी वजह से मैं आप लोगों से प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाई हूँ। कोशिश करूँगी आगे से ऐसा ना हो और कम्युनिकेशन प्रॉपरली होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो जिन भी लोगों को यूपी टेट और का बेसब्री के साथ इंतज़ार था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि 1 से 1.5 महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कोई नोटिफिकेशन या फिर आपको प्रस्तावित तारीख मिल जाए यूपी टेट की। और देख लीजिए ऐसा हो भी गया है। तो 19 दिसंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है और आप ये मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये 90% तक तो ये एग्ज़ाम हो ही जाना है। 10% तो कोविड के चलते हो सकता है इधर उधर हो, तो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। बट आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। तो अगर आपने अभी तक थोड़ी बहुत लापरवाही पढ़ाई के लिए की है तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा और ध्यान से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, यूपी टेट का रिज़ल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अगर सुपर टेट के लिए टाइम मिलेगा तो केवल और केवल 15 से 20 दिन इतना ही मिलना है, इससे ज़्यादा देने वाली नहीं है सरकार। तो पहले से ही तैयारी करते रहिए, आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, एक बात और आप लोगों से बोलनी थी मुझे। जो भी यहाँ पे आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हैं और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताइए। और अगर आ रहा है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे बताए हुए नोट्स अपने पास भी तैयार करते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीज़न करने में बहुत ही ज़्यादा आराम रहेगा और आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के 5 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं। पहला संप्रदाय है हमारा संरचनावाद संप्रदाय, स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा संप्रदाय है हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय, फंक्शनलिज्म। तीसरा है व्यवहारवाद संप्रदाय, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है समग्रवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टिज्म। एंड लास्ट है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, जितनी कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए, जो हमारा पहला संप्रदाय है वो है हमारा संरचनावाद संप्रदाय। अब हम देखते हैं कि इससे कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय है। संरचनावाद संप्रदाय को हम और किस नाम से जानते हैं? तो संरचनावाद संप्रदाय को हम अस्तित्ववाद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि संरचनावाद संप्रदाय का अन्य नाम अगर आपसे कभी पूछता है तो उसका अन्य नाम है अस्तित्ववाद संप्रदाय। ठीक है, अब देखिए ये संप्रदाय है क्या। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचनर। इन्हें ही हम संरचनावाद संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। इस संप्रदाय में क्या था, इस संप्रदाय की स्थापना से पहले जो मनोविज्ञान था वो पूरी तरीके से क्या था, दर्शन पर आधारित था। ठीक है, दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। लेकिन संरचनावाद
की जब स्थापना हुई तो संरचनावाद ने क्या किया कि मनोविज्ञान के लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। मतलब कि इन्होंने संरचनावाद संप्रदाय ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से लाकर विज्ञान से जोड़ने में मदद की। विज्ञान के द्वार तक जो पहुंचाने का जो काम किया था वो हमारा संरचनावाद सिद्धांत ने किया था। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंट और टिचनर थे। और विलियम वुंट ने क्या किया था कि विलियम वुंट ही वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव मस्तिष्क के व्यवहार के अध्ययन के लिए मानव मस्तिष्क के व्यवहार के अध्ययन के लिए विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ पर की थी, तो इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, तो संरचनावाद संप्रदाय में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया था। अंतर्दर्शन विधि क्या होती है भाई, देखिए अंतर्दर्शन विधि जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, अंतर्दर्शन विधि में हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं। हम अपने अंदर की क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी खूबियां हैं, हमें वो बताना होता है। तो यही होता है अंतः निरीक्षण, मतलब अपने अंतःकरण का निरीक्षण करके हम खुद ही जब किसी को बताते हैं तो वो होता है हमारा अंतर्दर्शन विधि। तो इसलिए जो ये संप्रदाय था, अब आप सोचिए हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी उनके अंदर क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या वो सब बता देते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपसे पूछा जाए कि आप अपने अंदर की कुछ कमियां हैं बताइए, तो बहुत सारे लोग झिझकते हैं, नहीं सबके सामने बता पाते हैं। तो ये जो विधि थी इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। और इसी विधि के कारण क्या किया गया कि संरचनावाद जो हमारा संप्रदाय था इसको कम महत्व दिया गया। और फिर इसके बाद एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे हम प्रकार्यवाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब प्रकार्यवाद संप्रदाय क्या था? प्रकार्यवाद संप्रदाय मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय था। इनका मानना क्या था, पहले देख लेते हैं इनके प्रवर्तक। तो इनके प्रवर्तक जो थे वो थे विलियम जेम्स। अब इन्होंने क्या माना था, तो इन्होंने माना था कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो संबंध इससे है कि जो चेतना है वो किस प्रकार से और कैसे कार्य करती है ना। मतलब इन्होंने कहा कि व्यक्ति कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, इस बात पर बल दिया। इन्होंने इस चीज़ को नहीं दिया कि नहीं व्यक्ति कार्य कर रहा है, व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन वो किस कारण से कार्य कर रहा है, इन्होंने ये बताया। जो विलियम जेम्स थे इन्होंने कहा कि चेतना की जो उपयोगिता है, वो जो मतलब काम करता है व्यक्ति तो वो किस कारण से करता है, इन्होंने इस बात पर बल दिया था। और इन्होंने माना था कि प्रक्रिया जो है, मतलब जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वस्तु में नहीं होती हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है तो वो अपने मन से नहीं जाएगी। क्यों? जब तक यहाँ पे इन्होंने गति का नियम, देखिए आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं ना गति का नियम, तो इन्होंने भी इनकी और जो हमारे गति के नियम हैं उनसे थोड़ा मेल जोल होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो वस्तु में या व्यक्ति में नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो उसकी गतिशीलता में होती हैं। अगर बॉल रखी है तो वो बॉल नहीं जा रही है, बॉल को जब हम पुश कर रहे हैं तब वो जा रही है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गतिशीलता, प्रक्रियाएं वस्तु नहीं बल्कि उनमें गतिशीलता है। जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वस्तु नहीं है, वो क्या है, हमारी गतिशीलता है। और ये निरंतर रूप से घटित होती रहती है।
और इसमें जो विधि थी वो थी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जैसा कि आप सभी समझते होंगे, बहिर्दर्शन विधि किसी के व्यवहार को देखकर उसका मतलब कि हम किसी व्यक्ति को जब देखकर उसके आचार व्यवहार का पता लगाते हैं, या हम उसको बाहरी रूप से देखकर कह देते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, तो ये हमारी बहिर्दर्शन विधि होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है, इस संप्रदाय को भी नकार दिया गया। क्यों नकारा गया? तो इसको नकारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जब अगर मान लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का एक समय और एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार का अध्ययन हम उस दूसरे समय और दूसरी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सा उदाहरण लीजिए। आप घर से निकले हैं बाहर, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अगर छोटा बच्चा है तो मान लीजिए उसको घर में किसी चीज़ के लिए डांट पड़ी है और वो बाहर निकलता है खेलने। तो जब बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड उसको कुछ बोल देता है, उससे मजाक कर देता है, तो उस टाइम उसे मजाक वो अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करता है? वो उसको रूडली कुछ भी बोल देता है। तो आप उस समय अगर आप ये जजमेंट कर देते हैं कि जो बच्चा अभी घर से डांट खा के आया है उसने रूडली बात की, उसने हंसी मजाक नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हंसी मजाक नहीं करता है। आपको ये सिचुएशन नहीं पता है कि वो घर से किस हालात में आया है, और आपने उसको बाहर जो अभी आपने देखा उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जजमेंट पास कर दिया। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग होने के कारण इस संप्रदाय को भी नकार दिया गया। और इसके बाद हमारा तीसरा संप्रदाय आता है, व्यवहारवाद संप्रदाय। ये हमारी शिक्षण विधि पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वाटसन। वाटसन का सहयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, रूसो और पावलोव। ठीक है, देखिए, वाटसन ने एक कथन कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, और इन्होंने व्यवहारवाद को, इन्होंने से मतलब वाटसन ने व्यवहारवाद को चेतना का विज्ञान ना मानकर व्यवहार का विज्ञान माना है। देखिए, प्रकार्यवाद में क्या था? चेतना को महत्व दिया गया था, लेकिन जो व्यवहारवाद है उसमें चेतना को कुछ महत्व ना देकर व्यवहार को महत्व दिया गया है। तो वाटसन ने ही एक, यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बनते हैं। वाटसन के दो कथन हैं, मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, या ये वाक्य किसका है, ये सेंटेंस किसका है। तो आपको याद रखना है, मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये हमारे वाटसन ने कहा है। और दूसरा भी इन्होंने ये कहा है, व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान ना होकर व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने बताया था वाटसन ने कि व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपन और अनुक्रिया होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया मीन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की उत्पत्ति हुई है। व्यवहार जो होता है हमारा, जब हम किसी को कुछ देखते हैं या हमें भूख प्यास लगती है, तो ये एक पूरा सिद्धांत है, ये हम आपको आगे बताएंगे कि उद्दीपन अनुक्रिया क्या होता है। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपन अनुक्रिया की उत्पत्ति हुई है। अब वाटसन जो हैं, इनका मानना था कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि हम किसी को बाहर से देख के कह दें या अंदर से देख के कुछ बोल दें, या इनका मानना था जो भी है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, हमें दर्शनीय होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में आता है कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है। तो वर्तमान शिक्षण प्रणाली में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो हमारा पड़ा है व्यवहारवाद संप्रदाय का। और माफ़ी मांगना चाहूँगी, ये पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है गलती से। व्यवहारवाद में क्या था कि व्यवहारवाद में वंशानुक्रम की भूमिका को कोई महत्व नहीं दिया गया था। इन्होंने ऐसा माना कि जो वातावरण है, वातावरण में आप किसी भी बच्चे को छोड़ दीजिए, वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रेस करता है। ऐसा नहीं है कि इससे मतलब कि वंशानुक्रम का कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी
मतलब आप ये कह सकते हैं कि तो इनका जो था, इनका ये मानना था कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लोअर क्लास फैमिली से आता है, अगर आप उसको हाई सोसाइटी फैमिली का एनवायरनमेंट देंगे तो वो उसमें वैसा ही बन जाएगा। इनका ये मानना था कि मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं तो बच्चा किसान का बच्चा किसान ही बनेगा। अगर आप किसान के बच्चे को भी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है या कोई भी पोस्ट हासिल कर सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी। चलिए अब अपना अगला संप्रदाय देखते हैं। तो हमारा अगला संप्रदाय है समग्रवाद। समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं ये हैं वर्दाइमर, कोफका, कोहलर और कोर्टलेवी। इन चारों लोगों को समग्रवाद संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है हमारा कि सर्वाधिक प्राचीन प्रवर्तक कौन है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन प्रवर्तक हैं वो हमारे वर्दाइमर हैं और सर्वाधिक प्रभावी प्रवर्तक जो हैं वो कोहलर हैं। इस संप्रदाय में सोच व समझ को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब देखिए इस संप्रदाय में है क्या। ये संप्रदाय ऐसा मानता था कि किसी भी चीज़ को समग्र रूप से देखना चाहिए और समग्र रूप से देखना। देखिए गेस्टाल्ट जो है ये आपका एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है समग्र, समग्र या संपूर्ण। तो जो ये इसी के नाम से आप समझ लीजिए कि जो समग्रवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे इन्होंने कहा कि जब अगर बालक किसी चीज़ को समग्र रूप से देख लेता है, जब वो समग्र रूप से किसी चीज़ को देखेगा तो वो अपनी सोच को विकसित करेगा, समस्या का सामना करेगा और उसको सॉल्व कर लेगा। तो पहले हमें किसी भी चीज़ को समग्र रूप में प्रस्तुत करना है और उसके बाद बालक क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो समग्रवाद में यही मेन पॉइंट था, जितने भी अभी बता दिए हैं। वैसे भी ज़्यादा लेंदी करने का कोई वो नहीं बनता है, इससे इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। अगला आता है हमारा लास्ट है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, साइको एनालिसिस थ्योरी। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, चेतन मन, चेतन मन और परम अहम। सॉरी, चेतन मन, परम अहम, इन्होंने 3 बताए हुए हैं। ठीक है, देखिए सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में ये कहा गया मन की मुख्य रूप से मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं और उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इन्होंने अगर मैं माफ़ कीजिएगा, वैसे ही ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखिए इसमें मेन आपको मनोविश्लेषण संप्रदाय में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ इसके प्रवर्तक पूछेगा, सिगमंड फ्रायड है। और अगला आपसे पूछेगा कि सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, और चेतन मन और परम मन। और ये तीनों मैं सोच रही हूँ कि आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में ही समझ लीजिए। देखिए व्यक्ति क्या होता है, सिगमंड फ्रायड ने मन को एक बर्फ़ का टुकड़ा माना है। बर्फ़ का टुकड़ा माना है मतलब वो आधा पानी में तैरता है, उसका कुछ भाग पानी के अंदर होता है और कुछ भाग पानी के ऊपर होता है। इन्होंने क्या माना कि व्यक्ति जन्म से कुछ ऐसी इच्छाएं लेकर पैदा होता है, प्लस व्यक्ति में कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वो करना चाहता है और कर नहीं पाता है। तो ये सारी इच्छाएं कहाँ जाती हैं, कैसे क्या होता है, कौन से मन में कौन सी इच्छाएं रहती हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो चुका है और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
थैंक यू।